हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर साथीगण आज 5 है। तो साथीगण मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने 1 से लेकर 4 तक मॉक टेस्ट नंबर देख चुके होंगे। तो साथीगण आइए आज के पेपर देखते हैं कि आपकी ग्रुप डी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की बेसिकली अध्यक्ष कौन है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो बेसिकली प्रधानमंत्री आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की अगर मैं पहले उपाध्यक्ष, तो बेसिकली अरविंद पनगड़िया, जो आपके एग्जाम में एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के बेसिकली पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो बेसिकली अरविंद पनगड़िया। और अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1 जनवरी बेसिकली 2015 को हुआ था। ये भी पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग को बेसिकली 2015 में ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। जो हमेशा दोस्तों इसके साथ रिलेट करके आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली 12वीं पंचवर्षीय योजना आपके 2012 से लेकर 17 तक था, तो वहीं आपके 15 में ख़त्म करके ही नीति आयोग जो कि लाया गया था। अगर साथीगण मैं आर्टिकल 75 की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होगा ना, उनका नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये भी दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं राष्ट्रपति से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं तो आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। और दोस्तों अगर मैं उपराष्ट्रपति के बारे में कहूं तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। और दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं वित्त मंत्री की बात करूं कि वर्तमान में अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो बेसिकली निर्मला सीतारमन। ये भी बेसिकली आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और साथीगण अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा। और वहाँ दोस्तों इस क्लास का फ्री पीडीएफ और साथ ही क्लास अपडेट जो कि डेली डाला जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ से आप जाके इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सोलुंग उत्सव बेसिकली किस राज्य में मनाया जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि सोलुंग उत्सव बेसिकली भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर साथीगण मैं सोलुंग उत्सव के साथ साथ और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात कहूं तो बेसिकली मोपिन उत्सव और ड्री उत्सव, ये दोनों आपको हिमाचल प्रदेश से एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में मोपिन और साथ ही ड्री उत्सव दोनों बार बार पूछा जाता है। अगर साथीगण में आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो बेसिकली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की लिए आयु सीमा बेसिकली क्या है। हमेशा आपके एग्जाम में आयु सीमा से भी रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सीमा बेसिकली 65 साल। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो बेसिकली कितना एज होना चाहिए, तो 35 साल। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उनके लिए भी बेसिकली आपको 35 साल चाहिए। और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है भारत का तो बेसिकली 25 साल। और अगर दोस्तों आपको राज्यपाल बनना है ना, तो इनके लिए भी आपको बेसिकली 35 साल। और अगर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है ना दोस्तों, तो बेसिकली 25 साल। ये दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में जितने भी दोस्तों आयु सीमा से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो साथीगण मैं इसी क्वेश्चन के अलावा जितने भी आपके चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल और लोकसभा से जितने भी एज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो ज्योतिबा फुले ने बेसिकली सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। हमेशा आपके एग्जाम में समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली साथीगण आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं रामकिशन मिशन की स्थापना की बात करूं तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना किया गया था, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं आर्य समाज की स्थापना की बात करूं तो बेसिकली साथीगण दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करूं तो बेसिकली राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आत्मीय सभा की स्थापना की बात करूं दोस्तों,
तो बेसिकली ये भी आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। और वहीं अगर मैं प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करूं तो बेसिकली आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया था। ये जितने भी दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ ना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। मात्र दोस्तों मैं यही कहने वाला हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना यार, क्योंकि अगर मैं इतना आपके लिए करता हूँ तो यार एक लाइक तो आप जरूर कर सकते हो, है ना। और आपको अगर इसी तरीके से क्लास चाहिए साथीगण तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार और मैं इस क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं रामकिशन की बात करूं तो बेसिकली स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की बात करूं तो बेसिकली दयानंद सरस्वती। अगर मैं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करूं तो राजा राम मोहन राय। अगर मैं आत्मीय की बात करूं तो बेसिकली राजा राम मोहन राय। और वहीं अगर प्रार्थना सभा की स्थापना की बात करूं तो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। आपके दोस्तों ग्रुप डी हो एनटीपीसी हो, हमेशा सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से चंबल आपके यमुना के सहायक नदी है। अगर दोस्तों मैं बात करूं बेतवा गंडक केन, ये जितने भी आपके ऑप्शन है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यमुना की सहायक नदी की बात करूं कि नहीं है, उसमें से गंडक जो आपकी सहायक नदी नहीं है, बेतवा सहायक नदी है, केन आपके सहायक नदी है, लेकिन आपके गंडक बेसिकली यमुना के सहायक नदी नहीं है दोस्तों। अगर मैं यमुना से और कुछ अगर जानूं तो बेसिकली टॉन्स भी बेसिकली इनके सहायक नदी है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हिंडन जो बेसिकली इन्हीं की सहायक नदी है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है साथीगण। हमेशा अगर बात करूं तो यमुना आपके उत्तराखंड के गंगोत्री से यमुनोत्री से निकलता है। और अगर मैं इनकी लेंथ की बात करूं तो 1376 किलोमीटर है। ये भी बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर साथीगण आप इस क्लास को शुरू से अगर देखते आ रहे हो ना, तो मैंने गोदावरी से कृष्णा से इनके सहायक नदी को मैंने डिस्कशन कर लिया हूँ। और इस क्लास के माध्यम से यमुना के सहायक नदी के बारे में भी डिस्कशन कर लिया जाए कि चंबल और बेतवा और कैन। और साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हिंडन और आपके टॉन्स, ये जितने भी मैंने आपको 5 नदी यमुना के सहायक के बारे में बताया, आपको एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं चमेर बांध, कोयना बांध, टिहरी और रिहंद। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो टिहरी बांध इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर साथीगण मैं बात करूं कि कोयना जो बांध है ना, सो बेसिकली भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, जो बेसिकली आपको साथीगण याद रखना है। टिहरी बांध अगर मैं बात करूं तो बेसिकली भागीरथ नदी पे स्थित है। अगर मैं बात करूं टिहरी नदी बेसिकली कौन से राज्य में है, तो साथीगण आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये भी बेसिकली पॉइंट आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं रिहंद बांध के बारे में कुछ कहूँ तो बेसिकली सोन नदी पे बना स्थित है। और अगर मैं बात करूं कि रिहंद नदी कोई रेणुका के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 127 निम्नलिखित में से किस अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है। दोस्तों हमेशा आर्टिकल 127 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों तो राष्ट्रपति आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर मैं आर्टिकल के बारे में कहूं तो दोस्तों बेसिकली आपके आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बोला गया। अगर साथीगण मैं आर्टिकल 63 की बात करूं तो बेसिकली उनका पद के बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 64 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कि राष्ट्रपति सभापति के रूप में भी होंगे, ये बेसिकली आर्टिकल 64 में कहा गया है। जो दोस्तों आप सबको याद रखना है, हमेशा आर्टिकल 64 बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम करेगा। ये बेसिकली आर्टिकल 64 में कहा गया, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 के बारे में मैंने कह चुका हूँ, है ना। अगर मैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कहूँ तो दोस्तों आर्टिकल 93 में कहा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं इनके उपाध्यक्ष के बारे में कहता है दोस्तों बेसिकली आर्टिकल 93 में। ये भी बेसिकली आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में हमारे संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है। तो बेसिकली दोस्तों आर्टिकल 93 में कहा गया, ये बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण तो नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से भारत में अवसंरचनात्मक विकास
के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो कि माना जाता है, जिसमें से राजमार्ग दिया है, रेलवे दिया गया, वायु मार्ग दिया गया, बंदरगाह दिया गया। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो रेलवे आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर ब्रिटिश शासन से बात करूँ, तो उसमें से लॉर्ड डलहौजी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है, जो आपके 1848 से लेकर जो कि 56 तक इनका कार्यकाल रहा था। और हमेशा दोस्तों इनसे संबंधित आपके जितने भी चाहे इन्होंने सतारा को हड़प लिया, अवध को हड़प लिया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला इन्होंने राज्य कौन सा हड़पा था। तो बेसिकली 1848 में सतारा को हड़पा था, फिर जाके कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़प लिया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली ज़्यादा अगर मैं विकसित की बात करूँ, तो रेलवे मार्ग भी लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल के समय ही विकसित हुआ, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तरी पूर्व शहर में आपको द क्रस्ट चर्च मिलेगा, जिसे उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों जितने भी चर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करते हैं। अगर साथीगण मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर कि द क्रस्ट चर्च बेसिकली कौन से राज्य में मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बेसिकली आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। लेकिन जितने भी चर्च है दोस्तों, आइए अगले स्लाइड के माध्यम से मैं आपको पूरा रिवीजन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार, नॉर्वेस्टर्स और काल बैसाखी से संबंधित है। हमेशा आपके काल बैसाखी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ऑप्शन केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और असम, गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान और पंजाब। और दोस्तों मैं अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ, तो पश्चिम बंगाल और असम में ही नॉर्वेस्टर्स और काल बैसाखी से संबंधित प्री मानसून है, जो बेसिकली आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर साथीगण ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए दोस्तों, कंटेंट लाता हूँ है ना, क्वेश्चन ढूंढता हूँ दोस्तों क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी मुझे एक्सप्लेन ढूंढना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जाके मैं आपके लिए इतना वीडियो अपलोड करके कल आ रहा हूँ दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम लाइक ज़रूर करना है ना। और आपको एग्ज़ाम तक अगर इसी तरह से क्लास चाहिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसके अंतर्गत जो कि स्थापित किया गया था जो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 और कैबिनेट मिशन जो कि योजना 1946 में, और इसी के ही दोस्तों अंतर्गत में ही मसौदा समिति का तैयार किया गया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है मसौदा समिति से, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि मसौदा समिति का स्थापना कब हुआ था, तो बेसिकली 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, तो बेसिकली 7 सदस्य थे, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सदस्य था। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं दूसरा बात करूं, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ये भी बेसिकली याद रखना है। अगर मैं तीसरा अगर मैं नाम की बात करूँ, तो एन गोपाल स्वामी, ये भी बेसिकली याद रखना है। अगर मैं चौथा बात करूँ दोस्तों, तो के एम मुंशी। और अगर मैं पांचवा बात करूँ साथीगण, तो मोहम्मद सादुल्लाह। और अगर मैं छठा की बात करूँ साथीगण, तो बी एल मित्रा। और अगर मैं सातवां की बात करूँ साथीगण, तो डी पी खैतानी। दोस्तों आप लिख के ले लीजिए हमसे, आपके एग्जाम में अगर मसौदा समिति से अध्यक्ष से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा, तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एसएससी में खूब पूछता है। तो दोस्तों आपकी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गारंटी रख ले। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, आप सुनो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्रा और डी पी खैतानी। बेसिकली आपको याद रखना। मसौदा समिति का अध्यक्ष की मैं बात करूं, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट रहा, मैंने कहा दोस्तों, उनका स्थापना जो बेसिकली 29 अगस्त 1947 को, ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखना। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत में दोस्तों मसौदा समिति को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र जो खाद्य का एक एवं कृषि संगठन के अंतर्गत नहीं आता है, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से संबंधित है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संबंधित है। ये सारे के सारे दोस्तों आपके संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंगों में से है। बेसिकली आपके खाद्य एवं कृषि संगठन से संबंधित आपके संयुक्त राष्ट्र प्रणाली नहीं है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? लोकसभा स्वास्थ्य विधि और व्यवस्था और स्वच्छता और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ साथीगण, तो विधि और व्यवस्था जो एक प्रकार के स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि किस उत्तर जो शहर में आपको द क्रस्ट चर्च मिलेगा और जिसे उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। दोस्तों मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन के जितने भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो रहा हूँ दोस्तों मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहला नंबर इसका अगर आपको आंसर की बात करूँ तो गुवाहाटी में ही दोस्तों द क्राइस्ट चर्च मिलेगा, जो आपको बेसिकली याद रखना है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च बेसिकली भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कोलकाता। आप ग्रुप डी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। सेंट पॉल कैथेड्रल जो चर्च है ना, बेसिकली भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलकाता, हमको याद रखना है। और अगर मैं क्रस्ट चर्च की बात करूँ तो बेसिकली शिमला में है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा कि सेंट जॉन कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल तो कलकत्ता में, लेकिन सेंट जॉन कैथेड्रल की मैं बात करूँ दोस्तों तो धर्मशाला में। ये भी बेसिकली पॉइंट आपको याद रखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट आपके ग्रुप डी में पूछा गया था, तो मैंने तीनों का नाम आपके लिए दोस्तों इसी पीपीटी के माध्यम से लेकर आया हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जिसमें से तमिल के अगर मैं क्लासिकल लैंग्वेज की बात करूं जो बेसिस के लिए 2004 में सबसे पहले जोड़ा गया था। और अगर मैं भारत में वर्तमान में अगर तमिल भाषा की बात करूं, सॉरी क्लासिकल लैंग्वेज की बात करूं, तो उसमें से 11 है। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है 5 नए तमिल भाषा जो 2024 में जोड़ा गया था, उन 5 का नाम और आपके 6 पहले का नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं दोस्तों कि तंजावुर में बेसिकली तमिल विश्वविद्यालय आपको मिलेगा, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति में मुगल वंश के अंतिम शासक को अंग्रेजों ने परास्त किया था। साथीगण ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर इन्हीं को दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक के रूप में परास्त किया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी दोस्तों, चाहे लखनऊ से, चाहे कानपुर से, चाहे दोस्तों अवध से, चाहे दोस्तों बरेली से, इनसे संबंधित इनसे दोस्तों महान क्रांतिकारी जो संबंध आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं कई बार रिवीजन करा चुका हूँ, तो थोड़ा आज जल्दी, थोड़ा मौसम खराब है दोस्तों, है ना, तो थोड़ा वीडियो मतलब बनाने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा चार्ज उर्ज नहीं दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, अगर लेकिन हाँ अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा और वहाँ इस क्लास का पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम बेसिकली कौन से राज्य में हुआ था? तो आपके गुजरात में हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और हमेशा दोस्तों आपकी श्वेत क्रांति हो जाएगा, आपके पीली क्रांति हो गया, आपके नीली क्रांति हो गया, आपके हमेशा दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना सारा का सारा मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप सीरियस से आपके जो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों अगर आप क्लास देख रहे हो ना, ये सारा का सारा दोस्तों मैं जितना कह रहा हूँ ना सारा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और दोस्तों मैं फिर करूँगा, है ना, लेकिन आज थोड़ा जल्दी। अगला क्वेश्चन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है ना किसके द्वारा लिखा गया था? तो बेसिकली आपके अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया था। दोस्तों चेतन भगवत से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 डेज आपके हाल्फ गर्लफ्रेंड आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट इनसे आपके चेतन भगत से जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सलमान रुश्दी दोस्तों आपके मिडनाइट चिल्ड्रन जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सलमान रुश्दी आपको याद रखना है कि मिडनाइट चिल्ड्रन बेसिकली पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उत्तरवादी कर्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएगा। लाला लाजपत राय दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों आपके महात्मा गांधी के गुरु के रूप में जाना जाता है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा जितने भी दोस्तों 10 के 10 गुरु नानक से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन, उनका नाम, उनसे स्थापना पूछा जाता है।
और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखा था, जो आपकी बेसिकली याद रखना है। और गुरु अर्जुन देव बेसिकली पांचवा आपके गुरु नानक देवों में से जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का जो कि आधारशिला रखा। गुरु तेज बहादुर जी से अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये 9वां शासक रहा था, और इन्हीं का हत्या दोस्तों बेसिकली औरंगजेब के द्वारा किया गया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं हर राय की बात करूँ तो बेसिकली 7वां शासक था, और सॉरी 7वां गुरु। और अगर मैं श्री हरगोविंद की बात करूँ तो आपके 10वां गुरु था, और जो बेसिकली खालसा पंथ की स्थापना के रूप में भी जाना जाता था। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना है ना। और अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए तो दोस्तों एक रिव्यू आप जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।